तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इफ 3 cot a इक्वल टू 4, तो चेक कीजिए वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो क्या करें? तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो दिया है उसको पहले मैं नोट कर लेता हूँ। तो ये आपका है 3 cot a इक्वल टू 4 और चेक करना है, क्या चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल है किसके? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ठीक है, इसके इक्वल है कि नहीं है। तो कैसे करें? तो देखो मैं ये आपको दिया है और ये चेक करना है कि ये इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉट ए का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो कॉट ए किसके इक्वल होगा? 4/3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो कॉट ए का वैल्यू हमें पता है। अब एक बात याद रखो, ज्यादातर वैल्यू अगर साइन कॉस 10 में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, साइन कॉस 10 में हो तो ये जो वैल्यू जो भी आपको दिया है कोशिश करो कि वो वैल्यू साइन में हो, कॉस में हो या फिर 10 में हो। तो ये इसके लिए आपको क्या पता है कि आपको पता होना चाहिए कि कॉट ए जो होता है, कॉट ए मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में कि कॉट ए जो होता है वो 1/10 होता है। ठीक है, और आप tan a को का मतलब क्या है कि tan a जो होता है वो 1/cot a होता है। तो यहाँ पर अगर आपको cot a से tan a में जाना है तो आपको क्या करना है कि tan a इक्वल टू क्या है? 4/3। इसका उल्टा कर लीजिए 3/4। tan cot का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है। तो जैसे cot का वैल्यू दे रखा है 4/3, तो हमें इसे tan में बदल लेना है। तो tan के लिए क्या करें, यहाँ पर मैं tan a और इसका वैल्यू को उल्टा कर लेंगे। तो tan a का वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको याद होगा PBP बच्चों। तो PBP पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये आपका हर हर भोले। तो यहाँ पर हम tan की बात कर रहे हैं। तो ये आपका साइन है, आपको पता है, ये कॉस है और ये वाला tan है। तो P/B हमारे पास क्या है? तो ये tan। तो tan की बात करें तो हम यहाँ पर क्या करें? P/B। तो tan a का तो वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पर हमें पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल भी मैं पहले बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होगा? P/B। तो P/B जो है वो 3/4 है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ A, तो यहाँ पर मैं A नाम दूंगा, ये B हो गया और ये C हो गया ट्रायंगल में। ठीक है, अब हम परपेंडिकुलर चेक करेंगे और ये A की बात करें तो इसका मतलब एंगल जो है वो A के ऊपर है। यहाँ पर एक एंगल है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या होगा? तो इसके हिसाब से इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? तो इस एंगल के अपोजिट देखेंगे वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि BC। तो BC और बेस का मतलब AB। ठीक है, और इक्वल टू आपको 3/4। तो एग्जाम में जब आप करें तो ये P/B वाले स्टेप ना लिख के आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने आपको रफ में कर सकते हो कि tan a क्या होता है, तो आपको ऐसे लिख लेना है P/B होता है, P चेक कर लेना है। तो ये आपका BC होगा और साथ में AB होगा इक्वल टू 3/4। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, इतना समझ में आ गया होगा। अब रेशियो को कंपेयरिंग करना है। तो रेशियो को जब कंपेयरिंग करते हैं मतलब BC, कुछ बच्चे क्या करते हैं BC इक्वल टू 3, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, लेट करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे, लेट कीजिए कि BC का वैल्यू क्या लिखें? 3K में लेके चलेंगे। एंड करके AB का वैल्यू क्या लें? तो AB का वैल्यू लेंगे यहाँ पर 4K, राइट। तो BC का वैल्यू हो गया यहाँ पर हमारे पास 3K। क्या वैल्यू आ गया? 3K। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बच्चों 3K हो गया और AB का जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे 4K है। ठीक है, अब हमेशा याद रखें ट्रायंगल के अगर तीनों साइड पता हो तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें tan a चाहिए, तो tan a तो हमें फाइंड आउट हो गया। साथ में हमें cos a और sin a की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि sin a और cos a का वैल्यू के लिए सबसे पहले हम cos a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, cos a होता क्या है, आपको सारा कुछ एग्जाम साथ में सोचते रहना है। तो cos a क्या होता है? तो B और H। तो cos के लिए बेस चाहिए और हाइट चाहिए, सॉरी हाइपोटेनस चाहिए। क्या चाहिए? बेस और हाइपोटेनस। तो बेस तो हमें पता है, हाइपोटेनस यानी कि AC। तो आपको क्या करना है कि थर्ड साइड फाइंड आउट करना है। क्या करें? तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग, क्या यूज करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को जो यूज करना, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपको पता होगा कि हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस है कि h² जो होता है वो आपका P² प्लस B² के इक्वल होता है। ठीक है,
अब यहाँ पर h कौन है, तो h है यहाँ पर AC, तो AC का स्क्वायर, और P कौन है, तो इसके लिए इसमें कोई भी P ले सकते हैं। तो परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर हम BC का स्क्वायर कहेंगे, तो BC का स्क्वायर, और ये क्या लिखें, BC स्क्वायर, और साथ में बेस मतलब AB स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू देखेंगे कि AC का वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम क्या करें, ऐसे ही लिख देंगे AC स्क्वायर, BC कितना है, BC तो ये आपका है 3K का कर देंगे स्क्वायर, और AB का वैल्यू देखें तो ये आपका है 4K का स्क्वायर। अब बच्चों हम इसको फिर से आगे सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, AC स्क्वायर 3K का स्क्वायर, तो मैंने बताया था कि 3K का स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3K मल्टीप्लाइड 3K, तो क्या होगा 9K स्क्वायर, तो ये लिख लीजिए आप यहाँ पर 9K स्क्वायर, साथ में इसी तरीके से 4 का स्क्वायर 16, और ये आपका K स्क्वायर। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर AC स्क्वायर जो होगा 16 और 9 कितना होगा 25K स्क्वायर, और यहाँ पर मैं AC का वैल्यू क्या करूँगा, अंडर रूट कर दूंगा 25K स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाया, यहाँ पे अंडर रूट लग गया। ठीक है, अब यहाँ तक हमने फाइंड आउट कर लिया AC। अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूँ तो जरा देखें क्या होगा, AC क्या होगा, तो इस केस में AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 25 है तो ये 5 का स्क्वायर होगा, आपको पता होगा, और ये K स्क्वायर मल्टीप्लाई करके K स्क्वायर आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको ये 5 जिसका भी स्क्वायर होता है वो अंडर रूट से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 5, और साथ में मल्टीप्लाई में K भी बाहर आया, तो इस तरीके से AC का जो टोटल वैल्यू आ रहा है वो 5K आया। यहाँ पर K का स्क्वायर था तो वो K भी बाहर आया और 5 भी बाहर आया, AC का वैल्यू आपका 5K आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AC जो है वो हमारे 5K है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कॉस ए और साइन ए का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले मैं कॉस ए का वैल्यू बता देता हूँ क्या होगा यहाँ पर। तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा, तो आप जरा देखें बेस बाई हाइट, तो ये इसके हिसाब से देखें एंगल आपको कहाँ रखना है, ए के ऊपर रखना है, तो बेस कौन होगा, नीचे जो होगा ये एंगल, ये बेस होगा और ये वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बात आपको पता होगा। तो बेस क्या होगा बच्चों, तो ये आपका ए बी हो गया बेस, और यहाँ पर हाइपोटेनस की बात करें तो बड़ा वाला साइड जो होगा यानी कि AC, और इसका हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ए बी कितना है बच्चों, तो ये आपका 4K, और AC अभी हमने फाइंड आउट किया है 5K, तो ये 5K हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका 4/5 कॉस ए का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो जरूर पूछना बच्चों। ठीक है, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं कॉस ए, और साथ में क्या करें साइन ए, साइन ए का भी वैल्यू चाहिए। तो साइन ए क्या होगा, तो मैं यहाँ पर साइन ए का वैल्यू देखता हूँ। तो साइन ए का वैल्यू के लिए क्या करें, तो साइन ए, तो यहाँ पर साइन ए का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखें P/H लेना है। तो P मतलब परपेंडिकुलर, तो इसके लिए परपेंडिकुलर अभी मैंने क्या बताया, इस एंगल के जस्ट अपोजिट, तो इसका मतलब क्या है BC होगा। तो आप लिख लीजिए BC बाई हाइपोटेनस, तो यानी कि AC, ये आपका AC हो गया BC बाई AC। तो BC का वैल्यू क्या हो गया 3K, और साथ में हो गया ये आपका 5K। ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ 3/5, राइट। अब यहाँ तक करने के बाद आपको ये चेक करना है कि क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो मैं इसको अब क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखता हूँ मैं 1 - tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक लिखने के बाद आपको उसको आगे उसके आगे ये लिखना है। ठीक है, तो ये हम क्या करें, अब 1 - tan स्क्वायर ए चाहिए, तो tan ए का वैल्यू हमारे पास 3/4 है, तो 3/4 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस 1 + tan स्क्वायर यानी कि 3/4 का हम कर देंगे स्क्वायर। तो 1 - 3/4 का स्क्वायर कर दो 9 कितना होगा 16, और यहाँ पर अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूँ तो क्या आएगा 9/16, 9/16। ठीक है, अब हम क्या करें, इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 इस तरीके से एलसीएम लेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा जरा देखो, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो ये आपका 16 हो गया, और 16 को 1 से डिवाइड करें 16 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर के 1 से, तो 16, और इसी तरीके से ये 9 आ जाएगा। और यहाँ पर आप 1 और 16 का एलसीएम क्या होगा 16 होगा, 16 को 1 से डिवाइड करें 16 टाइम्स में आएगा, 16 × 1 ये आपका 16 हो गया। इसी तरीके से 16 इस 16 को 16 से डिवाइड करें 1 × 9 ये आपका 9 आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आगे क्या होगा जरा देखें, तो 16 - 9 ये आपका 7/16 हो गया, और साथ में ये 16 + 9 को आप प्लस कर दीजिए 25/16 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखें क्या होगा इसके आगे,
तो आप 7/16 है, ये जो नीचे के 25/16 ये पलट जाएगा तो 16/25 होगा। तो यहाँ पर हम 16 से 16 कैंसिल करके इसका जो वैल्यू आ रहा है टोटल वो 7/25 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है, यानी कि ये जो 1 - 10² है 1 + 10² है, इसका जो टोटल वैल्यू है 7/25 आ रहा है। ठीक है, अब आपको चेक करना है राइट हैंड साइड का भी वैल्यू यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए देखते हैं। तो अब मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू की बात करता हूँ। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगा, RHS लिखना है आपको, और RHS में क्या लिखना है, cos² A माइनस का sin² A। तो cos का वैल्यू देखें यहाँ पर, तो ये आपका 4/5 होगा। 4/5 का क्या करें, स्क्वायर कर दें, और sin A का वैल्यू 3/5 है, उसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर करें। तो 4/5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16। इसी तरीके से 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25। 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से 9 आ गया, 5 का स्क्वायर ये आपको 25 आएगा। ठीक है, अब आपको इसका एलसीएम लेना है। तो 25 का एलसीएम जो आएगा वो 25 ही आएगा। 25 को 25 से डिवाइड 1 टाइम्स में जाएगा, 1 × 16। सिमिलर प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे। 25 को 25 से डिवाइड करें 1 × 9 आपका 9 आएगा। तो इसी तरीके से माइनस कर दीजिए, ये 16 - 9 क्या आएगा, 7/25। अब ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड का वैल्यू और ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है। तो जी हाँ, अभी हमने उसको हमें यही चेक करना था कि क्या ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको फाइनली लास्ट में ये लिख देना कि देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, राइट। और यही आपको क्या करना था, चेक करना था, यस या नो। तो इट इज करेक्ट, आप यस करें। ठीक है, तो बस यहीं करके आपको छोड़ देना है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन यहाँ फिनिश हो जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और उसको भी देख लेते हैं। नंबर 9, तो यहाँ पर क्या दिया है, पढ़ लो बच्चों। तो इन ट्रायंगल ABC क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, जो कि क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। कहाँ पर, तो B के पास वो राइट एंगल होना चाहिए। तो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, और यहाँ पर जहाँ पे 90 डिग्री है वहाँ पर नाम देना है B। ठीक है, B नाम हमने दे दिया है। अब साथ में इसने क्या कहा, और बाकी जो नाम है A और C बच गया, तो A को आप यहाँ लिख लीजिए, C को यहाँ लिख दीजिए। आप C को यहाँ पर और A को यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ में इसने क्या कहा, इफ tan A का जो वैल्यू दिया है वो जरा देखें। यहाँ पर क्या दिया है, tan A का वैल्यू हमें दिया हुआ है कि tan A जो है वो 1/√3 है। tan A का वैल्यू क्या है, 1/√3। फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पर जो फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो sin A cos C प्लस करके आपको cos A sin C का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ये तो फर्स्ट हो गया। अगर मैं इसके सेकंड की बात करूं, तो यहाँ पर सेकंड में आपके पास cos A cos C, और यहाँ पर क्या है, माइनस का sin A sin C, ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, तो कैसे करें आइए देखते हैं। तो जब मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा, तो ये तो मेरा क्वेश्चन था, अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, tan A तो हमें दिया है, राइट। तो जो वैल्यू दिया है वो, और वैल्यू हमें इसका वैल्यू में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे साइन कॉस साइन इस तरीके से दिख रहा है। तो सबसे पहले जब मैं tan A दिख रहा है, तो tan A होता क्या है, तो आपको याद क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमेशा PBP यानी कि पंडित बद्री प्रसाद को याद करें, और क्या बोले, हर हर बोले। तो इसको याद करके साथ में tan, तो ये वाला जो है स्टार्टिंग में ये साइन होता है, ये कॉस, और ये लास्ट वाला जो है ये tan है, यानी कि P/B जो है वो क्या है, tan है। तो इस बात को ही लिखेंगे। तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से tan A मैंने लिख दिया, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस नीचे लिख सकते हैं 1/√3। ठीक है, अब यहाँ पर P का मतलब परपेंडिकुलर, तो A एंगल को कहाँ मान के चलेंगे, A के पास। तो इसके लिए परपेंडिकुलर जो होगा इसका जस्ट अपोजिट यानी कि BC हो जाएगा, BC, और साथ में बेस, तो बेस जो होगा वो नीचे होता है, यानी कि ये AB, राइट, और इक्वल टू 1/√3। अब आपको फिर से क्या करना है, कंपेयरिंग करना है रेशियो को। तो जब आप रेशियो को कंपेयरिंग करें तो लेट करें, क्या लेट करें, BC का जो वैल्यू है वो क्या होगा, BC इक्वल टू 1K। तो 1K ना लिख के सिर्फ K कहेंगे,
राइट, एंड ए बी का वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो ये आपका होगा √3k। साथ में यहाँ पर k लेना है कांस्टेंट। जब भी कंपेयरिंग क्या करते हैं, रेशियो का कंपेयरिंग करते हैं, तो वहाँ पर k एक कांस्टेंट लेना होता है। ठीक है, क्यों लेना होता है, क्योंकि ये k से कैंसिल होता है, तब जाके हो सकता है ये रेशियो आया हो, तो इसलिए हम k को एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, ये k टाइम्स में जा रहा हूँ, तो इस तरीके से करते हैं। तो BC का वैल्यू आ गया और AB का भी वैल्यू हमारे पास हमने लेट कर लिया है। अब यहाँ पर BC का वैल्यू हमने क्या किया, तो इसको हमने कहा k है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले k, ताकि समझ में आ जाए। और AB का जो वैल्यू है वो क्या है, √3k है, राइट। अब हमें AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों साइड पता हो तो हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें चाहिए sin A का वैल्यू, साथ में cos C का वैल्यू, और sin का वैल्यू के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हाइपोटेनस हमें नहीं पता, तो हम क्या करें, यूजिंग करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करिए, और जब आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, p² + b²। तो हाइपोटेनस कौन है यहाँ पर, AC का स्क्वायर करें, परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ पर परपेंडिकुलर किसको लेके चल रहे हैं हम, BC को, तो BC का कर दीजिए स्क्वायर, साथ में बेस स्क्वायर यानी कि AB का हो गया स्क्वायर। AC का वैल्यू हमें नहीं पता, ऐसे ही लिखेंगे। BC का वैल्यू क्या है, तो ये है आपका k का स्क्वायर, और AB का वैल्यू है √3k का स्क्वायर। तो ये आपका AC स्क्वायर क्या होगा, k का स्क्वायर कर दीजिए, √3k का स्क्वायर। तो √3 का जब आप स्क्वायर करें, √3k मल्टीप्लाई √3k, 2 बार लिखना है, तो √3 हमेशा 3 और ये k स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया 3k स्क्वायर। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं आगे, तो k 3k स्क्वायर और k स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 4k स्क्वायर। AC क्या करेगा, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा 4k स्क्वायर। आप इसको स्क्वायरिंग फॉर्म में लिखें तो 4 को क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर साथ में k स्क्वायर। तो इस तरीके से AC का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से 2 बाहर आ गया, साथ में मल्टीप्लाई होकर k भी बाहर आ गया, तो AC का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2k। AC का वैल्यू क्या आ गया, 2k। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। चले अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं, तो आप जरा ध्यान से, अब आपको इसमें sin A का वैल्यू चाहिए, तो sin A का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये sin A का वैल्यू, तो ये जो 2k है ये वैल्यू एक्चुअल में किसका है, AC का। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2k। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आपका 2k हो गया। अब मुझे sin A चाहिए, तो sin A का मतलब p/h, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बाई h चाहिए। तो परपेंडिकुलर आप जरा देखें p/h, तो p का मतलब क्या है, ये आपका BC बाई h मतलब हाइपोटेनस यानी कि AC। अब यहाँ पर देखें BC, तो BC का वैल्यू क्या है, k है, तो k लिख लीजिए। AC का वैल्यू यहाँ पर 2k है, 2k लिख लीजिए। k से k क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2। ठीक है, ये हमने sin A का वैल्यू फाइंड आउट किया है। अब हमें यहाँ पर देखना है cos A का भी चाहिए, तो हम cos A का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो cos A, तो cos A का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, तो cos A के लिए b/h, ये cos होता है, तो ये आपका b/h यानी कि बेस का मतलब हो गया आपका, ये क्या हो गया, AB बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब AC। तो AB कितना हो गया, ये आपका हो गया √3k, और AC क्या हो गया 2k, ये k से k कैंसिल, तो ये √3/2। ये cos A का वैल्यू आ गया। यहाँ पर देखें cos C और साथ में चाहिए sin C का भी वैल्यू, तब जाके हम टोटल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करें, पहले मैं sin C का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो sin C, अब मैं sin C की बात करूं तो sin C, तो इसका मतलब एंगल अब कहां पर है, A पर नहीं है, अब एंगल चला गया C पर, यहां पर एंगल मान के चलेंगे। ठीक है, एज्यूम करें, और यहां पर फॉर्मूला क्या होगा sin C का, तो फिर वही p/h, तो यहां पर आपको लिखना है p/h। तो C के लिए P कौन होगा, तो इसका अपोजिट देखें, परपेंडिकुलर ये वाला होगा, ये इसका अपोजिट यानी कि AB जो होगा, AB ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस की मैं बात करूं तो हाइपोटेनस होगा लॉन्गर साइड, तो ये आपका AC, और ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका √3k बाई क्या हो गया 2k।
कैंसिल हो गया, √3/2 हो गया। साइन सी का वैल्यू आ चुका है। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए, साइन सी आ चुका, साथ में कॉस सी चाहिए। तो हम कॉस सी को भी क्या करें, फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से आप लोग किचन में जाते हैं और क्या करते हैं, खाना बनाने जब जाते हैं तो उसमें आपको क्या क्या जो जो चीज़ सामान की जरूरत होती है उसको पहले क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं, राइट। और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, खाना बनाना चालू करते हैं कि अब हमारे पास सारे सामान अवेलेबल है, अब हम खाना शुरू करते हैं बनाना। खाना नहीं, पहले बनाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करें, कॉस सी। तो कॉस सी के लिए हम क्या करें, तो कॉस सी के लिए b/h चाहिए। तो यहाँ पर हम b क्या ले लें, h। अब b क्या है बच्चों, तो यहाँ पर b का मतलब बेस, तो इसके लिए बेस जो होगा वो ये होगा, ये सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये हो गया आपको, ये BC हो गया, और साथ में हाइपोटेनस मतलब AC। तो BC हमें पता है, तो BC क्या है, तो यहाँ पर BC का वैल्यू आपको मिल गया K, और AC का वैल्यू क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 2K। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 हो गया, ठीक है। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अब मुझे अगर इसका वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ कि मैं फर्स्ट का आंसर दे रहा हूँ। तो क्या आंसर है, साइन A कॉस C प्लस का, ये आपका कॉस C है, और कॉस A, और क्या हो गया साइन C। तो इसका आंसर देने के लिए पहले साइन A का वैल्यू देख लो। तो साइन A का वैल्यू क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। तो साइन A का वैल्यू के लिए मैं क्या करूँ, 1/2 यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, साथ में कॉस सी। अब देखें कॉस सी के लिए क्या चाहिए, ये रहा कॉस सी, तो 1/2 इसको भी पुट कर देते हैं। फिर चाहिए कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू यहाँ पर देखें, तो ये आपका हो गया √3/2। और क्या चाहिए बच्चों, तो और चाहिए साइन सी। तो साइन सी क्या है, √3/2, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 2 2 जा 4, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो √3 मल्टीप्लाई √3 क्या आएगा, 3, ठीक है 3 आता है, क्योंकि जब भी आप सेम का मल्टीप्लाई करें √2 तो सिर्फ 2, इसी तरह √3 सिर्फ 3, 2 2 जा 4, और इसको आप सॉल्व कीजिए 4, 1 + 3, तो ये 4/4 कैंसिल होके क्या आ गया 1। इसका मतलब इसका जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है। आप आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इसमें तो इसमें कॉस A कॉस C। अब नेक्स्ट में जरा ध्यान से देखें, तो नेक्स्ट में हमें क्या चाहिए, कॉस A। तो कॉस A का वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर लिया है, साथ में चाहिए कॉस C। तो कॉस C का भी वैल्यू हमें पता है। साइन A का वैल्यू चाहिए, तो साइन A का वैल्यू हमारे पास है, साथ में साइन C का भी वैल्यू हमारे पास है। तो ठीक है, तो सारा कुछ तो हमारे पास अवेलेबल है, बस हमें वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो जल्दी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेकंड नंबर में क्या लिखूं मैं, कॉस A कॉस C माइनस का साइन A साइन C, ठीक है। अब वैल्यू बताएं जरा फटाफट। तो कॉस A का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखें, तो √3/2। चलो कॉस C का वैल्यू देखें, कॉस C का वैल्यू 1/2, यहाँ पर मैंने 1/2 लिख दिया। साइन A का वैल्यू देखें, ये आपका हो गया 1/2, ठीक है 1/2, और क्या होगा, और हो गया साइन C का वैल्यू है √3/2। अब इसको आप सॉल्व करें, तो √3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये तो √3 ही होगा, 2 को 2 से 4 होगा, 1 का मल्टीप्लाई √3 से √3, और 2 को 2 से 4। अब देखिए √3/4 माइनस √3/4, तो सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू को माइनस करना है, तो टोटल क्या आएगा 0, ठीक है। ये वैसे भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आ गया। तो इस तरीके से सेकंड वाले का आंसर 0 है, फर्स्ट वाले का आंसर 1। और आंसर आप जरूर मैच करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल सही, राइट। और उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करें, और चैनल के साथ जुड़े रहें। और अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड को बताओ इस चैनल के बारे में, ताकि उन लोगों को भी अच्छे नंबर आए। और मेरा मतलब अच्छे से 100% से है, यानी कि 100 में 100 ही नंबर लेके आने हैं। 80 नंबर का पेपर होगा, तो आप उसमें कोशिश करें पूरा 80 आए, और जो आपको स्कूल से मिले वो भी फुल मार्क्स मिले। इस तरीके से आपको 100 नंबर मेरे साथ जुड़ के लेके आना है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। और क्या अभी नहीं हुआ है बस, ठीक है, क्योंकि अभी हमें पूरा ही क्वेश्चन करना है और हम थक जरूर गए हैं, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, सारे क्वेश्चन समझना है, ठीक है। थकते हैं कोई बात नहीं, डरना नहीं है, पढ़ते रहना है, ठीक है, क्योंकि 10th है बच्चों और अच्छे से पढ़ना है। और ये करियर का सवाल है, तो हम लोग क्यों मतलब लूज सिस्टम से पढ़ें, तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। हाँ, अगर आप थक गए हैं वीडियो देखते देखते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है, 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन फिर से आप इसको कंटिन्यू करके पूरा वीडियो वॉच करना बच्चों, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए। और आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सीखेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो सबसे पहले जो ये बात दिया है, मैं इसी के ऊपर ध्यान देता हूँ। तो ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q है, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, और ट्रायंगल है कौन सा, PQR ट्रायंगल है, PQR। तो ये P है, और यहाँ पर उसने क्या कहा, एक बात ध्यान देना है कि ये राइट एंगल एट Q है। राइट एंगल कहाँ पर है, Q पर ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल Q पर है PQR, और ये आपका R हो गया, ठीक है। लेकिन अब जरा ध्यान देने वाली बात क्या है कि P को आप इस या R की जगह रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एंगल P को मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। साथ में इसमें एक चीज और भी दिया कि PR और QR को प्लस कर दिया जाए। इसने क्या कहा, जरा समझना बच्चों, PR और QR को प्लस कर दो तो कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कहता है कि PQ का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, साइन P का। तो चलो लिख लेते हैं किस किस का वैल्यू चाहिए हमें। तो हमें वैल्यू चाहिए साइन P का, साथ में चाहिए कॉस P, और कौन सा वैल्यू चाहिए, टेन P। ये तीन वैल्यू हमें क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए, सारा क्वेश्चन मैंने लिख दिया, और एक चीज PQ 5 सेंटीमीटर, ये सारा कुछ लिख लिया है मैंने। और अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, अगर कुछ भी डाउट है तो जरूर पूछना बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको साइन P चाहिए, तो साइन P चाहिए तो हमेशा याद रखें, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, ये याद रखना है। ये नाम बहुत जरूरी नाम है बच्चों, 10th के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो यहाँ पर हमें चाहिए साइन P। तो साइन P के लिए जब आपको फाइंड आउट करना है तो P देखें, इसीलिए मैंने एंगल नीचे रखा, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा वो P पे पहले हम एज्यूम करें, ठीक है। इसलिए मैंने P नीचे रखा था और R को ऊपर कर दिया, क्योंकि ऊपर से देखूंगा नीचे तो प्रॉब्लम होगा। नीचे से अगर आप ऊपर की तरफ देखें यहाँ पर, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइन P की बात कर रहा हूँ मैं, तो साइन P के लिए आपको ध्यान देना है कि ये P और H को लेना है, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए। तो यहाँ परपेंडिकुलर देखेंगे कि परपेंडिकुलर है क्या। तो इसके हिसाब से अगर मैं परपेंडिकुलर देखें तो जस्ट अपोजिट चले जाना, तो ये आपका परपेंडिकुलर सामने वाला, यानी कि RQ। अब हमें RQ का वैल्यू चाहिए, तो RQ का वैल्यू नहीं दिया और PQ का वैल्यू दिया है। तो PQ का वैल्यू जो ये दिया है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। साथ में इसने ये कहा कि PR और QR को प्लस कर दिया जाए। जरा ध्यान से समझना, इस PR की वैल्यू और QR को वैल्यू को प्लस किया जाए तो 25 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। हमें चाहिए P/H, तो P हमें नहीं पता, H भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो चलो बच्चों क्या करें, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसमें मैं यूज करता हूं पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जरा समझना बच्चों बहुत ध्यान से। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि H का जो स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो आपका P स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ H की बात करें तो ये PR है, तो मैं नाम दे देता हूँ क्योंकि फिगर के हिसाब से लिखना है आपको। तो
परपेंडिकुलर की बात करें तो ये आपका क्यू आर का स्क्वायर और ये आपका पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको यहाँ लिख लेना है। अब ये पी आर स्क्वायर प्लस इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी पता है, जरा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर पी क्यू का वैल्यू पता है, तो पी क्यू ये ना, हमें इसका वैल्यू पता है क्या, नहीं पता। तो क्यू आर स्क्वायर यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, 5 का स्क्वायर कर लिया। पी आर स्क्वायर भी हमें नहीं पता, तो ये आपका पी आर स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर और ये आपका हो गया 25, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस क्यू आर को लेफ्ट साइड में लेके आना है। पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, राइट साइड में सिर्फ बचा 25, ठीक है। राइट, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जरा देखें तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और वो फॉर्मूला है ए प्लस बी और साथ में है ए माइनस बी। क्या है, ए माइनस बी, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर, ये ए प्लस बी हो गया, ए प्लस बी, ठीक है। और ए माइनस बी का मतलब ये हो गया कि पी आर माइनस का क्यू आर, ठीक है। ये माइनस का साइन है, माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। यहाँ पर आप जरूर मेंशन करें इस बात को कि यहाँ पर हमने यूज किया है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने क्या यूज किया है, ठीक है। ये साइड में आपको लिखना चाहिए। एक्सप्लेनेशन अच्छा देने से आपके मार्क्स क्या होते हैं, अच्छे मिलते हैं और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता आपको, ठीक है। तो अगर फुल मार्क्स चाहिए तो कोशिश करें कि एक्सप्लेनेशन साथ के साथ लिखें साइड में। अब यहाँ पर देखिए पी आर और क्यू आर का जो वैल्यू है टोटल वो 25 दिया हुआ था। तो इस पी आर और क्यू आर का वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख दूंगा 25, राइट, ब्रैकेट में, और ये आपका पी आर माइनस का क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। तो ये 25 इससे क्या हो रहा है, एक तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, जरा आप ध्यान से देखें। तो ब्रैकेट का मतलब, तो ये 25 यहाँ पर चला जाएगा यानी कि राइट साइड में, तो ये आपका पी क्यू माइनस क्यू आर 25/25 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका पी क्यू माइनस क्यू आर का जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जरा देखें तो हमें यहाँ पर एक इक्वेशन हम इसको मान के चलते हैं, साथ में जो दूसरा वैल्यू हमें दिया था पी आर प्लस का क्यू आर, ये जो दूसरा वैल्यू था और इसका वैल्यू था 25, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बच्चों और अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए ध्यान से समझो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको ये जैसे आप लोग ये सॉल्व करते थे ना लीनियर इक्वेशन, x + 2y = 1 और फिर x - 5y = 2, और इस तरीके से सॉल्व करते थे, ये कुछ कैंसिल कर लेते थे, साइन चेंज करते। तो यही एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, ये x y ऐसे समझ के चले। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर डायरेक्ट आप देखें ये माइनस में प्लस में, तो बिना साइन चेंज के एडिंग कर दीजिए। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये कैंसिल हो जाएगा, पी आर और पी आर, तो ये आपका हो जाएगा 2PR और यहाँ पर 25 और 1 26, और यहाँ पर आप लिख देना कि एडिंग किया, इसको एडिंग किया, तो ये इक्वेशन फर्स्ट को एंड सेकंड को, ताकि एग्जामिनर को क्या हो जाए, क्लियर पता चल जाए कि आपने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, तो यहाँ पर पी आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो पी आर का जो वैल्यू होगा वो 26/2, ये 2 इधर आ जाएगा तो कैंसिल हो गया, ये आपका 13 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर आइए जो पी आर का वैल्यू है ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये आपका पी आर का जो वैल्यू है पी आर, वो आपको 13 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। तो पी आर का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें चाहिए क्यू आर चाहिए। अब इस पी आर की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे जो हमें दिया हुआ है। तो क्या दिया है, तो पुटिंग आप लिख दीजिए, पुटिंग पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर इन, तो किस में पुट करें, पी आर, यहाँ पर आपको लिखना है पी आर प्लस का क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इसमें पुट करना है। तो यहाँ पर पी आर का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 13, साथ में ये क्यू आर, तो ये 25
तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्यू आर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 13, ये लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो ये आपका लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 माइनस 13, तो ये आपका 12 सेंटीमीटर का वैल्यू आ गया क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू भी हमारे पास आ चुका है। तो ये कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आते हैं साइन पी को फाइंड आउट करने के लिए। तो साइन पी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखें साइन पी, तो साइन पी का वैल्यू क्या होगा, तो देखें पी पर एंगल होगा और यहाँ पर पी बाई एच लेके चले, पी बाई एच। तो पी बाई एच का मतलब परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने देखें अपोजिट, तो यानी कि क्यू आर का वैल्यू क्यू आर बाई एच मतलब हाइपोटेनस, और ये आपका हो गया पी आर। तो क्यू आर कितना हो गया 12 और साथ में पी आर का वैल्यू, तो ये रहा आपका 13। तो इस तरीके से ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब हमें कॉस पी फाइंड आउट करना है। तो कॉस पी को भी इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, कॉस पी। तो कॉस पी का मतलब यहाँ पर जरा देखें, तो ये बी बाई एच जो दिख रहा है ये कॉस होता है। तो ये हमें चाहिए बी और एच, बी मतलब बेस, तो बेस तो पी के हिसाब से देखना तो नीचे होगा, यानी कि पी क्यू, और हाइपोटेनस मतलब वही पी आर, तो पी आर। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू का वैल्यू 5 और ये आपका हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, और यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिखना है, रेशियो में। ठीक है, तो कॉस पी भी हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है। अब हमें चाहिए टेन पी। टेन पी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेन पी, तो टेन पी के लिए क्या करें, पी बाई बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी बाई बी। तो परपेंडिकुलर देखें, तो इसके लिए परपेंडिकुलर वही क्यू आर हो जाएगा, अपोजिट देखना होता है। तो क्यू आर साथ में बेस, बेस मतलब नीचे, ये आपका पी क्यू हो गया, पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू है आपके पास 12 और पी क्यू का वैल्यू कितना है 5। तो इस तरीके से हमें ये हो गया, इसका हमें आंसर मिल जाता है। तो तीनों ही हमें सिर्फ साइन पी, कॉस पी और टेन पी फाइंड आउट करना था, और हमने तीनों वैल्यू क्या किया, फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा है चाहे जैसा भी, इसको प्रैक्टिस करते रहे, रिवीजन करने से आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे, और ये सारे क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट फील हो रहे हैं वो आसान फील होने लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरत होगा रिवीजन। मैथ्स से डरे नहीं, अगर मैथ्स में डर लगता है तो चैनल पे बने रहिए। ठीक है, क्योंकि यही चैनल पे आपके सारे मैथ्स के डाउट सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, और आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है वो जरा देख सकते हैं। इसमें कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पर क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट कहता है द वैल्यू ऑफ 10a। तो 11 का मैं पहले फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ 10a, 10a का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो ये कहता है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो यहाँ पर 10a मतलब tan थीटा। तो चेक करना है कि क्या वैल्यू ऑफ tan थीटा वो हमेशा लेस देन 1 होता है या नहीं होता है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं tan 0 डिग्री की वैल्यू की बात करता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए tan 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री पे 0 होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं tan 45 डिग्री की बात करूँ, tan 45 डिग्री, तो ये वैल्यू आता है 1। तो यहाँ पर हमने क्या दिखाई, यहाँ पर हमने क्या देखा कि tan 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1 आता है, और साथ में अगर मैं tan 60 डिग्री की बात करूँ तो यहाँ जो tan 60 डिग्री आता है वो √3 आता है। तो √3 का क्या होता है 1.732। तो ये वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो अभी मैं 8.2 कराऊंगा और ये सारी वैल्यू आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी मैं बता रहा हूँ, इसको आप बस यहाँ पे देख लीजिए कि 0 डिग्री पे क्या होता है, 45 पे क्या होता है, 60 पे क्या होता है। ठीक है, 8.2 में मैं कराने से पहले ये सारी वैल्यू आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि 0 हुआ, फिर 1 हुआ और फिर 1.7 हुआ। आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये क्या वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना, तो वैल्यू ऑफ, उसने कहा tan a का जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। तो क्या ये सारा वैल्यू tan a का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 दिखाई दे रहा है? तो जी नहीं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ tan a यानी कि tan थीटा का जो वैल्यू है वो 1.7 होता है, 1 से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू नहीं होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। उसने कहा था कि tan थीटा का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होता है क्या, लेकिन ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पे फॉल्स मिला है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है,
और वैल्यू के लिए आप टेंशन ना लें, 8.2 को करने से पहले मैं सारा वैल्यू 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ, उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 11 का सेकंड क्या कहता है कि यहाँ पर दिया है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो ये बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो 11 का सेकंड में यहाँ पर क्या वैल्यू दे रखा है, sec a, और जो sec a का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 12/5 के इक्वल है। ठीक है, 12/5, और कहता है फॉर सम वैल्यू ऑफ यहाँ पर दिया है एंगल ए। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये देखना है कि क्या ये सही है कि गलत है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक मैं इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा, और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये ए के ऊपर एंगल है, तो ए को हम यहाँ लेके चलेंगे और एंगल हमारा ए के ऊपर है। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। अब हम सेकेंड के लिए क्या करें, हमें याद करना होगा किसको, पंडित बद्री प्रसाद जी को। पंडित बद्री प्रसाद क्या कह रहे हैं, हर हर भोले। तो यहाँ पर सेक की बात करें तो ये आपको पता है कि साइन है, ये सेकंड वाला कॉस और ये थर्ड। तो साइन, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन। नीचे से देखेंगे तो कॉसेक, और ये सेक हो गया, और ये कॉट। तो हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये आपका सेक थीटा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक थीटा यानी कि सेक ए। तो ये जो ए है इसको हम बोलेंगे सेक ए। तो सेक ए यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस बाई बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेनस बाई बेस लेके चलेंगे और ये आपका 12/5 होगा। ठीक है, अब हाइपोटेनस का मतलब क्या है कि लॉन्गेस्ट साइड यानी कि ए सी हो गया, और ये आपका बेस का मतलब हो गया ये आपका ए बी। तो ये आपको लिख लेना है, और ये आपका 12/5 हो गया। अब आपको अगर कंपेयरिंग करना है तो अगर मैं इसका कंपेयरिंग करूं तो ए सी का वैल्यू क्या आ रहा है जरा देखें। तो ये आपका ए सी का वैल्यू यहाँ पर लेट करेंगे कि के होगा। ठीक है, तो ए सी हमारे पास 12K हो गया, और ए बी जो हो गया वो आपके पास 5K हो गया। ठीक है, हम लेट करके चलेंगे कि ए बी जो होगा वो क्या होगा, 5K। ठीक है, ए बी जो होगा वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 5K होगा। तो ए सी हमारे पास 12K और ये आपका हो गया 5K। और पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम की भी बात कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम की अगर मैं बात करूँ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एच का जो स्क्वायर होता है वो आपका पी स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनस यहाँ पर जरा देखें तो यहाँ पर हाइपोटेनस है हमारे पास ए सी स्क्वायर, साथ में परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर ये आपका बी सी होगा। तो बी सी का कर दीजिए स्क्वायर, साथ में बेस का स्क्वायर यानी कि ए बी का कर दीजिए स्क्वायर। तो ये ए सी यहाँ पर वैल्यू दे रखा है 12K का स्क्वायर करना है, साथ में बी सी का वैल्यू देखें तो वो हमें नहीं पता है, तो हम बी सी स्क्वायर हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। साथ में ए बी का वैल्यू हमारे पास 5K है और उसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आपका 144K स्क्वायर आएगा, और ये आपका बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 25K का स्क्वायर आएगा। 144K स्क्वायर माइनस हम इसको यहाँ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 25K स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर। अगर मैं इसको माइनस करूँ तो इसमें से क्या आएगा, 14 - 5 ये आपका कितना आएगा, 9 होगा। और यहाँ पर 3 - 2 ये आपका 1 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर हो जाएगा 119K स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। अब ये बी सी का स्क्वायर आ गया। अगर मैं इसको और ज़्यादा आगे सॉल्व करता हूँ तो अगर आप जरा ध्यान से देखें तो बी सी का स्क्वायर क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर इक्वल टू 119K का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर हम बी सी का वैल्यू की बात करें तो अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा, तो 119K स्क्वायर। तो 119 का अगर हम फैक्टर करें तो आप जरा देख सकते हैं कि 119 का क्या फैक्टर हो सकता है। तो ये देखें किसी से जाएगा क्या, सबसे पहले तो हम इसका फैक्टर ढूंढेंगे। तो 9 और 1 10 और ये 1 11 3 से डिविजिबल नहीं है, ये मतलब 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि लगभग ये किसी से नहीं जाएगा, तो इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसको ऐसे ही रहने देना है, और इसमें आपको ऐसे लिख लेना 119 × K का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि बी सी जो होगा K आ गया बाहर, तो ये 119 हो गया, साथ में K। तो K को हमने अंडर रूट से बाहर कर दिया। अंडर रूट बच्चों ये सिर्फ अंडर 119 तक लगाना है, नंबर पे लगाना है, K पे नहीं लगाना है, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बच्चों, तो ये आपका 119 और ये आपका K।
ये BC का वैल्यू आ गया। तो उसने कहा था कि क्या, तो हमने देखा कि उसने कहा था कि क्या सेके का वैल्यू 12/5 पॉसिबल है। तो जी हाँ, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और पाइथागोरस थ्योरम से हमने चेक किया कि BC का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब ठीक अच्छा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो मतलब एक वैल्यू आ रहा है BC का। कुल मिला के ऐसा नहीं कि BC का वैल्यू इसके लिए नहीं आया। तो ट्रायंगल्स के तीनों वैल्यू हमें दिखाई दे रहे हैं कि पॉसिबल है। तो इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे कि अगर आपको ट्रायंगल्स के तीनों वैल्यू उससे आपको पॉसिबल हो जाते हैं, फाइंड आउट करना मतलब निकल जाता है, तो हम कहेंगे कि वो चीज़ यानी वो जो सेके का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो गया, पॉसिबल होगा। तो जी हाँ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा आप खुद बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा मैं क्या कहूँगा कि इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। तो बच्चों ये इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को जो ध्यान से पढ़ने के बाद क्या पता चलता है कि कोसे एब्रीविएशन है किसका, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो कहने का मतलब क्या है कि क्या कोसेकेंट ए को क्या हम कॉस ए लिख सकते हैं क्या, तो यस या नो। तो इसके लिए आपने, जब मैं इस क्लास को स्टार्ट कर रहा था 8.21 को स्टार्ट किया हूं, तो मैंने शुरू में ही बताया है कि एब्रीविएशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि साइन का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इन सब का फुल फॉर्म मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था और यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वही क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा हुआ है। तो कॉस ए, तो क्या कोसेकेंट का एब्रीविएशन कॉस ए लिख सकते हैं, तो जी नहीं, यहाँ पर ये जो बनेगा ये कॉसेक बनेगा। एक्चुअल में आप इसको कॉसेक ए लिख सकते हैं, कॉस ए नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस ए का जो पूरा नाम होता है कॉस ए, तो कॉस ए का अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो ये कोसाइन ए होता है, राइट। तो कोसाइन ए को आप कॉस ए लिख सकते हैं, लेकिन कॉसेकेंट ए को कॉसेक ए लिखना पड़ेगा, कॉसेक ए, राइट। इसी तरीके से कॉसाइन ए को हम कॉस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कॉसेकेंट ए को कॉस ए लिख सकते हैं या नहीं, यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, क्योंकि कॉसेकेंट ए का मतलब कॉसेक ए होता है, ना कि कॉस ए होता है। तो इस तरीके से इसका जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि फॉल्स है, आप बताएं बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी फॉल्स ही बोला होगा। ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, राइट। चलिए देख लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट को और से भी सॉल्व करते हैं। 11 नंबर का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते। तो कहने वाला क्या है, कॉट ए इज द ए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या ये बात सही है, ट्रू है स्टेटमेंट, की फॉल्स है। पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। कहता है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ, तो कॉट ए जो है वो कहता है कि क्या प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट बता रहा है, कॉट का, और मल्टीप्लाई कर दीजिए ए का। तो कहता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कॉट ए आ जाएगा। तो ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इस केस में ट्रू बोल देते हैं जब वो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्टिंग से सीख रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको दिखाई देता है कि कॉट ए, कॉट मल्टीप्लाई ए हो गया कॉट ए, जबकि ये बिल्कुल क्या है, फॉल्स है, फॉल्स। ये बात बच्चों ध्यान रखना कि ये बात क्या है, फॉल्स है। यहाँ पर कॉट ए या साइन ए का मतलब ये नहीं कि साइन का मल्टीप्लाई ए से हो रहा है, जी नहीं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर साइन और एंगल 45 डिग्री, कहने का मतलब क्या है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और यहाँ पर एक एंगल होता है। तो यहाँ पर जो रेशियो आता है और ये जो एंगल है उसके हिसाब से हम साइन 45 का वैल्यू देते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहते, जैसे आपने ये पढ़ा कि एक्स वाई वाला एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ना लगाएं, मल्टीप्लाई वाला, ये वहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो कॉट ए का मतलब कॉट मल्टीप्लाई ए नहीं होता। कॉट ए का मतलब ये होता है कि कॉट और यहाँ पर ए जो है वो कोई वैल्यू आपको पुट करना है, 45, 30 इस तरीके से वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कहता है कि क्या ये इसके इक्वल हो सकता है, तो जी हाँ, जी नहीं, ये बिल्कुल इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फॉल्स होगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में कहता है कि साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है फॉर सम एंगल थीटा। तो ये बात बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिफ्थ नंबर हम कर रहे हैं किसका, 11 का, और थीटा, ये बात सही है कि गलत है, ठीक है, ट्रू या फॉल्स बताना है। तो क्या करेंगे आप इसके लिए, साइन थीटा। तो चलिए, और पंडित बद्री प्रसाद को एक बार फिर से
इस क्वेश्चन में याद करते हैं पंडित बद्री प्रसाद जी, और क्या कहते हैं, हर हर भोले। ठीक है, आ रहा समझ में बच्चों? ठीक है, चलिए। तो इसमें साइन थीटा का वैल्यू 4/3 है। इसमें आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, और ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। साइन थीटा का वैल्यू 4/3। अब साइन थीटा होता क्या है, तो ये P/H होता है। तो आपको समझना है कि इसके नीचे P लिखना है परपेंडिकुलर, और ये H, और ये आपका 4/3। अब अगर आप कंपेयरिंग करें तो अभी तक तो आप सीख गए होंगे कि कैसे कंपेयरिंग करते हैं। तो परपेंडिकुलर को क्या करना है, 4K राइट, और हाइपोटेनस की मैं बात करूं तो यहाँ पर 3K लेके चलना है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, अगर आप ये एंगल कंसिडर करते हैं तो इसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये वाला बच्चों क्या होगा, 4K, और हाइपोटेनस मतलब लॉन्गेस्ट साइड, तो ये आपका हो गया 3K। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये लॉन्गेस्ट साइड है, और लॉन्गेस्ट साइड कभी भी या देखें इसका वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखें परपेंडिकुलर तो 4K हो रहा है, लॉन्गेस्ट साइड 3K हो रहा है, उससे कम ही दिख रहा है। तो क्या ये ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है बच्चों? तो आपका आंसर आएगा जी नहीं सर, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आपने बिल्कुल सही कहा बच्चों, ये ट्रायंगल ही नहीं बन सकता। और अगर ये ट्रायंगल नहीं बनेगा तो साइन थीटा का ये वैल्यू कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसीलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं पॉसिबल है, और साइन थीटा का ये वैल्यू फॉर सम एंगल थीटा के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आंसर आप क्या लिख देंगे इस केस में, फॉल्स। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों पूरा एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो ज़रूर मुझे बताना। ठीक है, और आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए मेहनत करेंगे, आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, अपने फ्रेंडों को भी बताएंगे इस चैनल के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से आप पढ़ते रहेंगे और 100 नंबर लाने के लिए मेरे साथ आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, और आगे बढ़ते रहना है।